जीएसटी की दुनिया में एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है कि भाई जब कोई चीज खरीदी जाए और वो बिजनेस और पर्सनल दोनों कामों में इस्तेमाल हो तो उसके जीएसटी का क्या होगा। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं, खास तौर पर जब बात हो इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी की। और ये सवाल जानते हैं बहुत से बिजनेसेस के सामने आता है। मतलब जिस पल कंपनी का लैपटॉप या गाड़ी किसी पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल हुई, बस जीएसटी का सारा हिसाब किताब थोड़ा सा उलझ जाता है। तो सवाल ये है कि इसे सुलझाया कैसे जाए। और देखिए, यहीं पर आईटीसी रिवर्सल का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। इसको ना ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी को कोई डिस्काउंट मिला हो, लेकिन उस चीज का 100% इस्तेमाल उस काम के लिए नहीं हुआ जिसके लिए वो डिस्काउंट था। तो जाहिर है डिस्काउंट का एक हिस्सा वापस करना पड़ेगा, है ना। बस ये उतना ही सिंपल और फेयर कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब सीधे अपने पहले सेक्शन में चलते हैं और इस आईटीसी रिवर्सल की पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारी जीएसटी फाइलिंग एकदम सटीक हो पाती है। देखिए, इसके पीछे का फंडा ना बड़ा सिंपल है। आईटीसी एक फ़ायदा तो है, लेकिन इसे सिर्फ उसी प्रोपोर्शन में क्लेम किया जा सकता है जिस प्रोपोर्शन में इसका इस्तेमाल टैक्सेबल बिजनेस सप्लाई बनाने में हुआ हो। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये पता कैसे लगाया जाए कि कितना क्रेडिट रखना है और कितना वापस करना है। इसके लिए जीएसटी कानून हमें दो खास टूल्स या कह लीजिए कैलकुलेटर देता है, रूल 42 और रूल 43। यही नियम हमें वो फेयर शेयर या उचित हिस्सा निकालने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले कैलकुलेटर की, यानी रूल 42। ये रूल जुड़ा है बिजनेस के रोजमर्रा के जो डे टू डे ऑपरेशनल खर्चे होते हैं ना, उनसे। तो रूल 42 के दायरे में आखिर आता क्या क्या है? सोचिए, ये रोज के खर्चों के लिए है, जैसे रॉ मटेरियल, किसी कंसल्टेंट की फीस वगैरह वगैरह। लेकिन हाँ, एक बात जरूरी है, ये रूल मशीनरी जैसी बड़ी खरीद पर लागू नहीं होता। उसके लिए हमारे पास एक दूसरा टूल है। अब जरा इसका लॉजिकल फ्लो समझते हैं। हम शुरू करते हैं टोटल आईटीसी से, फिर उसमें से वो क्रेडिट्स हटा देते हैं जो या तो 100% टैक्सेबल कामों से जुड़े हैं या 100% एग्जेम्प्ट कामों से। अब बीच में जो बचता है ना, उसे कहते हैं कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्यों? क्योंकि ये उन खर्चों पर मिला है जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों तरह की सप्लाई के लिए कॉमन है। और हमारी सारी कैलकुलेशन, सारा खेल इसी कॉमन क्रेडिट पर होता है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी का कॉमन क्रेडिट, जिसे हम C1 कहते हैं, वो है 50,000 रुपए। तो अब सवाल ये है कि इसमें से कितना हिस्सा रिवर्स करना होगा। तो सबसे पहले नंबर आता है नॉन बिजनेस या पर्सनल यूज के लिए रिवर्सल का। रूल के हिसाब से ये कॉमन क्रेडिट का एक फिक्स्ड 5% होता है। तो 50,000 का 5% हुआ 2,500 रुपए। ये हो गया हमारा पहला रिवर्सल अमाउंट D1। इसके बाद बारी आती है उस हिस्से की जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज से जुड़ा है। अब इसे निकालने का फॉर्मूला भी बड़ा सीधा है। बिजनेस की जो एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू है उसे टोटल टर्नओवर से डिवाइड करते हैं और जो रेशियो आता है उसे कॉमन क्रेडिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपने उदाहरण में मान लेते हैं कि इस फॉर्मूले से ये रकम 10,000 रुपये आती है, जिसे हम कहेंगे D2। तो बस टोटल रिवर्सल कितना हुआ इन दोनों हिस्सों को जोड़कर, यानी D1 और D2 का टोटल। तो 2,500 और 10,000 रुपये मिलाकर कुल 12,500 रुपये का आईटीसी उस महीने के लिए रिवर्स करना होगा। सिंपल। चलिए अब बारी अपने दूसरे कैलकुलेटर की, रूल 43। और ये रूल फोकस करता है बिजनेस के बड़े और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर, यानी कि कैपिटल गुड्स पर। तो रूल 43 खास तौर पर कैपिटल गुड्स के लिए है। ये वो बड़ी संपत्तियां होती हैं जिनका फायदा बिजनेस को सालों तक मिलता है, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट या कंप्यूटर्स। रूल 43 के पीछे का लॉजिक ना काफी स्मार्ट है। यहाँ पर हिसाब एक बार में नहीं होता, बल्कि क्रेडिट को उस एसेट की यूजफुल लाइफ पर फैला दिया जाता है जो जीएसटी में 60 महीने यानी कि 5 साल मानी गई है। ये एक तरह से टैक्स बेनिफिट को टाइम के साथ बराबर बांटने का तरीका है। तो इसका तरीका क्या है? कैपिटल गुड पर जो टोटल आईटीसी मिला है उसे 60 से डिवाइड कर दिया जाता है। इससे हमें हर महीने का कॉमन क्रेडिट मिल जाता है और बस यही रकम हर महीने के रिवर्सल की कैलकुलेशन का बेस बन जाती है। इसको भी एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए एक मशीन पर टोटल आईटीसी है 2,16,000 रुपये। तो मंथली क्रेडिट कितना हुआ?
3600 रुपए। अब इस पर हम वही टर्नओवर वाला रेशियो लगाते हैं जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। मान लेते हैं कि वो रेशियो 10% है, तो महीने का रिवर्सल होगा सिर्फ 36 रुपए। और हाँ, ये प्रोसेस हर महीने पूरे 5 साल तक दोहराया जाएगा। तो अब जब हमने दोनों रूल्स को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से आखिर अलग कैसे हैं। ये कंपैरिजन हमारी समझ को और भी पक्का कर देगा। तो यहाँ पर दोनों रूल्स के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रूल 42 जो रोजमर्रा के इनपुट और सर्विसेज के लिए है और इसका रिवर्सल हर महीने होता है। वहीं दूसरी तरफ है रूल 43 जो कैपिटल गुड्स पर लागू होता है और यहाँ क्रेडिट को 60 महीनों में बांटकर हर महीने प्रोपोर्शनेटली रिवर्स किया जाता है। तो अब हम अपने इस डिस्कशन के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। तो चलिए उन सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं जिन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेन पॉइंट्स क्या है? पहली बात रूल 42 है रोज़ के खर्चों के लिए। दूसरी बात रूल 43 है बड़ी लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए। एक और कॉमन बात यह है कि दोनों ही मामलों में रिवर्सल की कैलकुलेशन के लिए टर्नओवर का रेशियो एक बहुत ज़रूरी रोल प्ले करता है। और इन सब का मकसद बस एक ही है, ये पक्का करना कि आईटीसी का सिर्फ फेयर शेयर ही क्लेम किया जाए। और ये समझना भी ज़रूरी है कि ये रूल्स कहीं हवा में नहीं है। ये नियम असल में जीएसटी कानून के सेक्शन 17 को लागू करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है, वही सेक्शन जो आईटीसी के इस बेसिक सिद्धांत को सेट करता है। इसीलिए किसी भी बिजनेस के लिए इन रूल्स को सही ढंग से समझना और लागू करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। इससे न सिर्फ जीएसटी रिटर्न सही तरीके से भरे जाते हैं, बल्कि भविष्य में होने वाली कानूनी दिक्कतों से भी बचा जा सकता है। और अंत में एक सवाल सबके लिए सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या बिजनेसेस आईटीसी के अपने फेयर शेयर की सही कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्योंकि आखिर में सही कंप्लायंस का मतलब सिर्फ परेशानियों से बचना नहीं होता, ये एक हेल्दी और ट्रांसपेरेंट बिजनेस की नींव होती है।